राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पूर्वोत्तर दिल्ली के मुस्तफाबाद स्थित शक्ति विहार इलाके में शनिवार सुबह एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत के भरभराकर गिरने से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हुए हैं। हादसे के वक्त अधिकांश लोग गहरी नींद में थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ। करीब 20 साल पुरानी इस इमारत में 25 से 30 लोग रह रहे थे। स्थानीय निवासियों के अनुसार इमारत के नीचे बेसमेंट निर्माण का कार्य चल रहा था। इस दौरान पिलर हटाए जाने की वजह से पूरी इमारत अचानक ढह गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इमारत के मालिक तहसीन अपने परिवार के साथ पहली मंजिल पर रहते थे, जबकि शेष मंजिलों पर किराएदार बसे हुए थे। घटना के बाद दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया और दिल्ली दमकल सेवा की टीमों ने त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। यह अभियान 12 घंटे से अधिक चला, जिसमें कई लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस हादसे को अत्यंत दुखद बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मुस्तफाबाद में हुए इस दुखद हादसे से बेहद व्यथित हूँ। जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे और परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्यों में सहयोग करने की अपील की। विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा, मुस्तफाबाद के आप कार्यकर्ता प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में मदद करें। यह वक्त साथ खड़े होने का है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कार्रवाई का भरोसा देते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ दिल्ली सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। घायलों को तत्काल जीटीबी एवं एलएनजेपी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इलाके में डर और अफरा तफरी का माहौल है। मलबा हटाने और राहत कार्यों में तेजी लाई जा रही है। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है। 4 स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई है और जिसमें कुछ विक्टिम्स है उसमें फंसे हुए हैं। तो हमारी टीम यहाँ पे आके कंटिन्यूस काम कर रही है और हम यहाँ पे विक्टिम्स को निकाल रहे हैं। मैं यूनुस सलीम अमन एकता कमेटी से हूँ और जैसे ही लोगों को पता लगा, जब इससे लगे हुए हैं फायर ब्रिगेड वाले हैं, पुलिस वाले हैं और क्षेत्र के लोग हैं, सामाजिक आदमी हैं, सभी यहाँ ये मलबा को उठाने में बड़ी मदद कर रहे हैं। काफ़ी लोग बताए जा रहे हैं कि ये कम से कम 25-30 लोग इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। 4 मंजिला मकान था ये 60 गज का। सुबह 14 लोग निकाले थे मलबे से दबे हुए और 7 अभी निकाले। 21 लोग अभी तक निकाल चुके हैं। 21 लोग अब तक निकाल। हाँ, अभी भी बता रहे हैं कि 2 मजदूर और घर के परिवार के भी 2-4 लोग और हैं अभी इसके अंदर, मलबे के अंदर अभी निकाल रहे हैं लोग। प्रॉपर जिस प्रकार से बिल्डिंग बननी चाहिए उन चीज़ों का ध्यान न रखते हुए यदि आप 50 गज के अंदर 6-6 मंजिलें बिल्डिंग बनाओगे किराए के चक्कर में और वहाँ इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, बिल्डिंग वाला उसका ध्यान नहीं रखेगा, तो इस प्रकार का ये होना ही है। लेकिन सबसे पहले तो ये इस प्रकार की दर्दनाक घटना घटी है, उसके लिए तो हम संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन जिन लोगों के माध्यम से ऐसी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, 6-6 मंजिल हैं, किराए के चक्कर में बनाई जा रही हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जनरली जिस प्रकार की गलियां हैं, मान लिया एक गली 100 मीटर की है, वहाँ 20 या 30 लोगों को रहना चाहिए। यदि 500-500 लोग वहाँ एक ही बिल्डिंग के अंदर रहेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना घटना स्वाभाविक है। सरकार की ओर से भी जब बिजली दी जाती है तो उसके हिसाब से ही बिजली दी जाती है। पानी के कनेक्शन उसी प्रकार से दिए जाते हैं, शिविर की व्यवस्था इसी प्रकार से की जाती है। लेकिन आप देखेंगे जब यदि पब्लिक का इस प्रकार का लोड होगा तो ट्रैफिक को भी प्रॉब्लम होगी, लोगों को आने जाने में भी प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी। तो इस प्रकार के जितने भी मुस्तफाबाद के अंदर बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं 5-5 मंजिलें, 6-6 मंजिल, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही मैंने दिल्ली की विधानसभा में भी कहा था। आज देख रहे होंगे आप लोग, सिविल डिफेंस हो या फायर ब्रिगेड के लोग इस प्रकार से तत्परता से लगे हुए हैं, लेकिन काम करने भी उनको दिक्कतें आ रही हैं। वहाँ के स्थानीय लोग जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने इसके बारे में दिल्ली की विधानसभा में इस बात को रखा था, इस आवाज़ को उठाया था। 10 से लेके 15, 15 से लेके 20 फीट की जो चौड़ी गलियां हैं
उन गलियों के अंदर आज भू माफिया लोग हों, बिल्डर माफिया लोग हों, इस प्रकार के मकानों का निर्माण कर रहे हैं, बिल्डिंग बायलॉज का ध्यान नहीं रख रहे हैं। और ये सीधा जिम्मेवारी है कि एमसीडी, यदि हमने एमसीडी पे कहा है, एमसीडी के लोगों को बताया, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा है, तो उसके बाद कार्रवाई ना हो, इससे बड़ा दुख का विषय और क्या हो सकता है। इसमें मेन इन्वॉल्वमेंट है वहाँ लोकल जेईज एईज का। और यदि जेई या एईज 25 गज के मकान वाले को मकान बनाने से रोक सकते हैं, तो 5 मंजिले वाले 6 मंजिल की बिल्डिंग वालों को क्यों नहीं रोका गया। इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये मैं कहना चाहता हूँ। पश्चिमी जिला पुलिस द्वारा नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु 19 अप्रैल 2025 को एक जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जिले के विभिन्न पुलिस थानों में संपन्न हुआ। इस जन सुनवाई का उद्देश्य आम जनता की शिकायतों को सुनना और उनका त्वरित निपटान करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने की, जिनके साथ संबंधित एसीपी और एसएचओ भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के तहत विभिन्न थानों में निम्नानुसार जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान एसीपी विजय सिंह पंजाबी बाग, इंस्पेक्टर पंकज कुमार पंजाबी बाग, इंस्पेक्टर मनीष कुमार कीर्तिनगर व इंस्पेक्टर अनुज कुमार मोतीनगर सहित सब इंस्पेक्टर व पुलिस मौजूद रही। पुलिस थाना नारायणा में विक्रम सिंह डीसीपी क्राइम ने जन सुनवाई की अध्यक्षता की। उनके साथ एसीपी मायापुरी, एसएचओ मायापुरी, एसएचओ नारायणा और एसएचओ इंद्रपुरी उपस्थित रहे। पुलिस थाना हरिनगर में लक्ष्मी कंवल एडिशनल डीसीपी वेस्ट ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उनके साथ एसीपी रजौरी गार्डन, एसएचओ रजौरी गार्डन, एसएचओ हरिनगर और एसएचओ जनकपुरी उपस्थित रहे। पुलिस थाना विकासपुरी में पीयूष जैन एडिशनल डीसीपी वेस्ट ने अध्यक्षता की। एसीपी तिलकनगर, एसएचओ तिलकनगर, एसएचओ विकासपुरी और एसएचओ ख्याला ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत की, जिनमें से कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले नागरिकों का धन्यवाद ज्ञापित किया और भविष्य में भी इस तरह की पहल जारी रखने का आश्वासन दिया। नई दिल्ली में ILBS द्वारा आयोजित स्वस्थ यकृत स्वस्थ भारत कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिभाग किया। उन्होंने विश्व यकृत दिवस पर सभी को शुभकामना दी और यकृत को शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने यकृत स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए डॉक्टर एस सरीन और संस्था की सराहना की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को भी दोहराया। आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य अतिथिगण, इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए फैकल्टीज और विद्यार्थी, सभी को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व यकृत दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज विश्व यकृत दिन है। डॉक्टर सरीन ने एक बहुत संक्षिप्त प्रेजेंटेशन के माध्यम से, प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हमें समझाया कि यकृत हमारे शरीर की रचना में और शरीर को स्वस्थ रखने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो तो डॉक्टर है, उन्होंने मेडिकल साइंस की दृष्टि से सारी चीजें समझाई, मगर मैं सामान्य लोगों की दृष्टि से ये चीज को समझाना चाहता हूं। ईश्वर जीवंतता उसी चीज में सबसे ज्यादा भरता है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमारे शरीर के सभी अंगों में सबसे ज्यादा पुनर्जीवित होने की क्षमता ईश्वर ने रखी है, तो हमारे यकृत में रखी है, लीवर में रखी। आपकी आंख बिगड़ जाए कोई इलाज नहीं है, कान बिगड़ जाए कोई इलाज नहीं है, एक बार दिल का दौरा पड़ जाए, बिगड़े हुए हृदय के मसल्स आगे बिगड़ते हुए आप रोक सकते हो, इसको पुनर्जीवित नहीं कर सकते हो। मगर यकृत एक ऐसा अंग है हमारा जो किसी भी स्टेज से वापस भी आ सकता है, पुनर्जीवन भी हो सकता है, और किसी को आधा दान करने के बाद आप पूरा यकृत भी प्राप्त कर लेते हो। और हमें यह सोचना चाहिए कि ईश्वर ने जब हमारा शरीर बनाया, बनते 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 करोड़ों साल में बना, तो यकृत के अंदर इतनी जीवंतता रखने का कारण क्या? इसका एकमात्र कारण है कि यकृत ही पूरे शरीर को स्वस्थ रखने का राजमार्ग है, गेट है, एंट्री पास।
और इसीलिए आज विश्व यकृत दिन पर भारत भर की जनता को अपने यकृत के प्रति सजग होना, प्रयत्नशील होना और पूरी जानकारी के साथ छोटी छोटी चिंताएं कर कर यकृत को स्वस्थ रखने का संकल्प करना है। मोदी जी ने देश के सामने लक्ष्य रखा है 2047 में विकसित भारत की रचना करना, जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो और हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करता हो। मगर विकसित भारत की संकल्पना बीमारों की फौज के साथ नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर नागरिक को स्वस्थ रहना चाहिए। लीवर इंस्टीट्यूट द्वारा, ILBS द्वारा हील्ड परियोजना का शुभारंभ हुआ है और मुझे विश्वास है कि ये अभिनव पहल यकृत की स्वास्थ्य के प्रति देश भर में जागरूकता फैलाने में बहुत सफल हो। और लीवर के लिए काम करने वाले 3 लीवर चैंपियन को भी यहां पर सम्मानित किया गया। ये भी एक बहुत शुभ निष्ठा है। मैं ILBS लीवर इंस्टीट्यूट ने 2009 से अब तक की यात्रा में देश में स्वस्थ यकृत, स्वस्थ लीवर की प्रति जागरूकता फैलाने में, और लीवर बिगड़ ही जाता है तो इसके इलाज के लिए ढेर सारी व्यवस्था एक छत के नीचे लाने में सफलता प्राप्त की है। और इतने कम समय में किसी एक रोग पर बने इंस्टीट्यूशन ने देश भर में, विश्व भर में स्वीकृति प्राप्त की हो, ऐसा शायद ये एकमात्र इंस्टीट्यूट है। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि संगठन की शाखाएं इसकी नींव है। चारधाम यात्रा हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र और गौरवशाली तीर्थ यात्रा है। इस यात्रा के मुख्य आकर्षण 4 मंदिर हैं: केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले मामले पर शिक्षकों द्वारा मिले धरना प्रदर्शन में शामिल होने के न्योते को ठुकरा दिया। मुजफ्फरनगर जिले के खतौली क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक संदिग्ध गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज के दंगा प्रभावित क्षेत्रों का आज दौरा कर स्थिति की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित लोगों से बात करेंगे। भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठा सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने सुबह नामकुम आर्मी ग्राउंड में शानदार एयर शो से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर शामिल किए जाने पर विवाद जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया। विपक्ष के नेता और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक लगातार 9वीं बार बीजू जनता दल के अध्यक्ष चुने गए।
दिल्ली कैंट की परेड रोड से लेकर NH 48 तक की 1.2 किलोमीटर लंबी सड़क जो 3 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों से होकर गुजरती है, अब पूरी तरह से नवीनीकृत हो चुकी है। कभी जर्जर हालत में रही यह सड़क अब 1.40 करोड़ की लागत से पुनर्निर्मित की गई है। इस महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग का उद्घाटन आज नई दिल्ली सांसद बांसुरी स्वराज और दिल्ली छावनी परिषद के सदस्य राजेश कुमार गोयल द्वारा किया गया। यह सड़क अब हजारों छात्रों और स्थानीय नागरिकों के लिए न सिर्फ सुविधा और सुरक्षा का प्रतीक बनेगी, बल्कि सबका साथ सबका विकास की सोच को जमीन पर उतारने का भी एक सशक्त उदाहरण है। जनपद गोरखपुर में 1498 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि 1000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और 500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। उन्होंने इसके लिए जनता को शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया भारत विरासत और विकास का समन्वय करते हुए 140 करोड़ नागरिकों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज नए भारत का अग्रदूत बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि नए उत्तर प्रदेश में किसानों का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं को रोजगार की गारंटी है। बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर को एक साथ 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, जिनमें से 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है और लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को, सभी माननीय विधायकों को, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और गोरखपुर की जनता जनार्दन को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपना अभिनंदन उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। नया भारत विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय स्थापित करते हुए 140 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में नए भारत का ये उत्तर प्रदेश आज नए उत्तर प्रदेश के रूप में दुनिया के सामने है। नए उत्तर प्रदेश में अन्नदाता किसानों का सम्मान है, नारी की गरिमा की सुरक्षा की गारंटी है, नौजवानों के रोजगार की गारंटी है, तो व्यापारी और बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी इस नए भारत में है, नए उत्तर प्रदेश में है। और नए उत्तर प्रदेश विकास के जिन कार्यक्रमों को लेकर के बढ़ा है, पिछले 8 वर्ष की शानदार यात्रा को आपने पग पग पर देखा है, उसको समझा है, बदलते हुए परिवेश को देखा है, नौजवानों को मिलने वाली नौकरी और रोजगार के माध्यम से देखा है, बेटी और बहन को मिलने वाली सुरक्षा के माध्यम से देखा है, अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन के माध्यम से देखा है और विकास के माध्यम से आपके द्वारा आपका विकास हो रहे विकास को भी आपने देखा है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले गोरखपुर में बामुश्किल बिजली मिलती थी। नगरीय क्षेत्र में 5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में सप्ताह में रोटेशन होता था। एक सप्ताह बिजली आती थी रात्रि के लिए और एक सप्ताह नहीं आती थी। यह 2017 के पहले की स्थिति थी। गोरखपुर से आप वाराणसी मार्ग पर जाएंगे तो यहां से बड़लगंज पहुंचने में 3 घंटे लगते थे, 3 घंटे। अब मात्र 45 मिनट से बड़लगंज से आप गोरखपुर आ सकते हैं। यह परिवर्तन हुआ है। भटड़ से गोरखपुर आने में 1 घंटे से अधिक समय लगता था 2017 के पहले, और आज यहां से भटड़ तक 4 लेन की सड़क हो गई है और आयुष विश्वविद्यालय भी भटड़ में ही स्थापित हो रहा है, भटड़ के पास ही स्थापित हो रहा है। और अब भटड़ से चलेंगे तो मात्र 10 मिनट में आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। तब स्वास्थ्य सुविधा का अभाव था, इंसेफ्लाइटिस थी, डेंगू था, मलेरिया थी, माफिया थे, मच्छर थे और गोरखपुर के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था।
लेकिन आज माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त एक नया प्रदेश जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे भी काम करता है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज पे भी काम करता है। दातारामगढ़ में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रतिभाग किया। इस दौरान शेखावटी दौरे के पहले दिन वे खंडेला विधानसभा क्षेत्र के रिंग्स पहुंचे, जहां उन्हें स्थानीय लोगों का अपार स्नेह मिला। इस मौके पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी साझा की। जब हमारी सरकार राजस्थान में आप लोगों के आशीर्वाद से आई, हमने कहा हम राजस्थान की एक एक समस्या को देखेंगे, हमारे राजस्थान के लोगों को कौन सी समस्या है, उन समस्याओं को देख करके हम काम करेंगे। अब मेरे भाई और बहनों, आप सबको पता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। आपने देखा हमारी सरकार आते ही हमने मध्य प्रदेश से समझौता किया। हमारी जो ERCP की योजना 17 जिलों के लिए है, उसके लिए समझौता भी किया MOU करके, और उसका योजना का पूरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल होने पर उसका शिलान्यास भी कर दिया। ये पानी की समस्या 17 जिलों की मिटाने का काम किया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारी है, क्योंकि मैं शेखावाटी का जब संगठन में काम करता था तो सीकर झुंझुनू प्रभारी भी रहा, और शेखावाटी राजस्थान के दिल की धड़कन है, दिल की धड़कन है। हमने कहा हमारी शेखावाटी के लिए पानी मिल जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर मेरे शेखावाटी के किसान को सिंचाई का पानी और पीने का पानी मिल जाएगा तो वो धरती का सीना चीर करके एक अन्नदाता के रूप में सोना उगलने का काम हमारी धरती करेगी, सोना उगलने का काम करेगी। मैं यहाँ की ताकत भी जानता हूं कि यहाँ के किसान की ताकत कितनी है, और यहाँ के किसान के बेटे उस जवान की ताकत कितनी है, ये भी मुझे पता है। ये शेखावाटी का मेरा भाई, मेरा वो नौजवान देश की किसी भी सीमा पर चले जाइए, ये शेखावाटी का मेरा जवान आपको वहीं मिलेगा, देश की चौकसी करते हुए, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए आपको सभी जगह मिल जाएगा। ये शेखावाटी की ताकत है मेरे भाई और बहनों। इसलिए मैं कहता हूं कि जब चुनाव के बाद जब हम बैठे, हमने देखा कि क्या समस्या है कि पानी की, तो ERCP के काम किया। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा कि हमारी बहुत बड़ी मांग है, पुरानी मांग है शेखावाटी के लिए, यमुना का पानी मिलना चाहिए। यमुना का पानी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी को कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और आप बैठिए, जल शक्ति मंत्री को बैठाया, उन्होंने कहा कि राजस्थान की शेखावाटी के लिए पानी मिलना चाहिए, इसके लिए आप समझौता करिए, MOU करिए। और मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यमुना समझौता हुआ, यमुना समझौता हुआ। आपने मेरे को आज 2-3 काम बताए हैं, मेरी जानकारी में आए हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जब हम ये करेंगे तो इन कामों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार इस पर भी काम करेगी। अंत में इतना ही कहूंगा मैं कि आप सब लोगों का सहयोग, आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे। आप लोगों के विश्वास की ताकत से हमारी सरकार काम कर रही है, और मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी से कि आप सब लोग हमारी उन योजनाओं को लाभ उठाते हुए आम जन तक उसका फायदा पहुंचे, इस काम को जरूर करें। उसका पुण्य आपको भी मिलेगा, सरकार को भी मिलेगा, और उस जो आवश्यकता वाला अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी मिलेगा।
देहरादून में अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने अग्निशमन और आपात सेवा से जुड़े जवानों को सम्मानित किया एवं अग्निशमन सेवा में शामिल हुए नए फायर टेंडर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार अग्निशमन सेवाओं को सशक्त, सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में भीमताल, दोहराहाट, गौचर, सहस्त्रधारा एवं पुरौला में शीघ्र ही नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। साथ ही प्रदेश में फायर सर्विस के लिए विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जाएगा। अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर आयोजित इस शानदार कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर हुए भीषण विस्फोट एवं अग्निकांड में शहीद हुए सभी अग्निशमन कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके बलिदान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाने वाला यह अग्निशमन सेवा सप्ताह न केवल उन अग्निशमन योद्धाओं की वीरता को सम्मान देने का प्रतीक है, बल्कि आम जन को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का भी एक अवसर है। मुझे अवगत कराया गया कि उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा द्वारा इस सप्ताह के दौरान नागरिकों को अग्नि से होने वाली क्षति के प्रति जागरूक करने तथा अग्निकांडों को रोकने एवं सावधानी बरतने के विषय में शिक्षित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मैं इन सभी जागरूकता अभियानों में जन जन को जागरूक करने हेतु जुटे उत्तराखंड के अग्निशमन एवं आपात सेवा के सभी अधिकारियों को मैं साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, अग्निशमन एवं आपात सेवा समाज की सबसे आवश्यक सेवाओं में से एक सेवा है। अग्नि जीवन के सार को परिभाषित करती है, परंतु वही अग्नि जब विकराल रूप ले लेती है अनेक लोगों के मौत का कारण भी बन जाती है। ऐसे में हमारे फायर फाइटर्स एक वीर योद्धा की भांति न केवल अग्नि पर काबू पाते हैं बल्कि वो जान माल की रक्षा भी करते हैं। अभी आप सब लोगों ने यहाँ पर साक्षात रूप से उसका प्रदर्शन यहाँ पर देखा। इसके साथ ही फायर सर्विस के हमारे जवान राहत एवं बचाव कार्यों और वनाग्नि नियंत्रण के साथ साथ विभिन्न सामाजिक आयोजनों से लेकर राज्य के विभिन्न संस्थानों तक में अग्नि नियंत्रण तथा सुरक्षा व्यवस्था जैसी अनेक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि अग्निशमन उत्तराखंड एवं आपात सेवा के साहसी जवानों ने उत्तराखंड की स्थापना से लेकर अभी तक 53,000 करोड़ रुपए से भी अधिक संपत्ति को आग से बचाने का कार्य किया है और इससे भी बढ़कर 27,000 से अधिक मनुष्यों एवं लगभग 60,000 पशुओं के जीवन को भी बचाने का शानदार काम उनके द्वारा किया गया है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे फायर फाइटर इतने बड़े पैमाने पर जान माल की रक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब हम देखते हैं कि अब उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा में आज महिलाएं, अभी डीजीपी साहब मुझे बता रहे थे कि मैं सोच रहा था कि केवल अग्निशमन में जो अग्नि को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स के रूप में महिलाएं होंगी, तो उन्होंने बताया कि मुझे पूरी गाड़ी के अंदर केवल और केवल महिलाएं हैं। तो वो अपना मातृशक्ति भी अपना इतना शानदार योगदान दे रही है, तो निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति और अधिक बढ़ जाती है कि आज हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में आज बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। मैं आज के इस अवसर पर सभी महिला फाइटर्स को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि आप सभी साहस और दृढ़ता की प्रतीक हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम